Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. BPCC 132 जिसका आप लोग का एग्जाम है कल, उसके हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं वीडियो का। 1 to 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। होपफुली अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ तो मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होगा डिस्कस कर लूँगी, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा होगा तो इसका पार्ट 3 भी आएगा। बट मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में आई गेस टोटल हमारे पास क्वेश्चंस हैं 15। तो लेट्स सी हम कितने डिस्कस कर सकते हैं। अगर हुआ तो मैं आपको सारा करवा दूंगी, वरना आप लोग ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द मीनिंग, कॉजेस एंड आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो हमें पता ही है। कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल मीनिंग होता है किसी का भी डिसअग्रीमेंट होना या क्लैश होना, लड़ाई होना, सिंपल। ओके, यहाँ पे लड़ाई का मतलब फिजिकल लड़ाई नहीं है। आप किसी की बात से अग्री नहीं कर रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश कर रहा है, उसे भी हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। ओके, बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा लोगों के गोल्स, इंटरेस्ट या ओपिनियन मैच नहीं करते तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स एक ही चीज चाहते हैं लेकिन दोनों को नहीं मिल सकती, वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ऑलराइट, काफी तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, इंट्रापर्सनल होती हैं। ओके, जब कॉन्फ्लिक्ट खुद के अंदर हो, आप दो चीजों में चूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंटरपर्सनल होती है दो लोगों के बीच, ठीक है। इंट्रा ग्रुप होती है सेम ग्रुप के मेंबर्स के बीच, जैसे किसी टीम में हो गई। फिर इंटर ग्रुप होती है दो अलग अलग ग्रुप्स, दो टीमों में लड़ाई होगी, ठीक है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? एक तो रिसोर्स स्कार्सिटी, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे कि किसी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए लड़ाई होना, ठीक है। गोल इनकम्पैटिबिलिटी, जब एक पर्सन के गोल दूसरे के गोल को ब्लॉक कर रहे हो, कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो दूसरे का जो चीज उसको चाहता है वो चीज पाना वो आप नहीं कर वो सब कर पा सकता, क्योंकि आपने वो चीज में अड़ंगा डाल दिया ऐसे करके। ऑलराइट, समझ आई बात। तीसरी है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना किसी के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीफ्स, रिलीजन, कल्चर, इन सब के बीच में जैसे बहुत लोगों की हो जाती है रिलीजन क्लैशेस, तो वो सब, ठीक है। पावर इम्बैलेंस, अनफेयर लगता है आपको ट्रीटमेंट अपने साथ तो होता है। और पर्सनालिटी डिफरेंस, लोगों के टेम्परामेंट अलग होते हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, उसके भी। आउटकम्स क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, अगर हम वो देखें तो देखो, नेगेटिव आउटकम्स होते हैं जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, और ये चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस तक बढ़ सकती हैं। ऑलराइट, पॉजिटिव आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो कभी कभार पॉजिटिव आउटकम क्या होता है, आप नई सोच लाते हो अपने अंदर, आपका ओपिनियन चेंज होता है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हो, बेटर सोल्यूशन मिल पाते हैं, और कभी कभी आपका रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग भी होता है। ऑलराइट, कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहला है नेगोशिएशन, दोनों पार्टी मिलकर सोल्यूशन निकालती है। मीडिएशन होता है, एक तीसरा बंदा आके दोनों की बात करवाता है। आर्बिट्रेशन होता है, थर्ड पार्टी जो तीसरा बंदा है वही डिसीजन लेगा कि कौन सही है कौन गलत। कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करती हैं। और कोलैबोरेशन होता है, एक विन विन सोल्यूशन जो दोनों के लिए ढूंढा जाता है। फिर वही है कम्युनिकेशन, बातचीत इंप्रूव करो। और सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, यानी कि ऐसे गोल्स रखो जो दोनों की चीजों को फुलफिल कर रहे हो। ऑलराइट, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Explain Milgram's experiment with reference to obedience. Discuss the reasons for destructive obedience and strategies to resist it. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये सोशल साइकोलॉजी का, तो इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहले हम समझते हैं ओबीडियंस का मतलब क्या होता है। ओबीडियंस का मतलब है अथॉरिटी फिगर के ऑर्डर्स फॉलो करना। कोई बड़ा इंसान है, उसने आपको बोला कि ये करना है, जैसे कि टीचर की बात मानना, बॉस के इंस्ट्रक्शंस को मानना, ये सब ओबीडियंस होता है, ठीक है। अगर हम मिलग्राम्स का एक्सपेरिमेंट देखें तो स्टैनली मिलग्राम करके एक इंसान थे। ओके, यहाँ पे नाम दे रखा है, ये रहा स्टैनली मिलग्राम। ओके, इन्होंने 1963 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इनमें क्या हुआ था, पार्टिसिपेंट्स जो लोगों को रखा था इस एक्सपेरिमेंट में, उनको बोला गया कि वो एक लर्नर को रॉन्ग आंसर देने पर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और अगर उसने आंसर गलत दिया तो उसको एक शॉक मिलेगा। और एक्चुअली लर्नर जो था वो एक्टर था, और जो शॉक्स भी मिल रहे थे उसको फेक थे, मतलब कि वो एक्टिंग कर रहा था। जैसे जैसे रॉन्ग आंसर्स बढ़ते गए, शॉक लेवल भी बढ़ता गया। लर्नर चिल्लाता था, दर्द, उसको दर्द हो रहा है ऐसे एक्सप्रेस करता था, और बाद में चुप हो जाता था।
फिर भी एक्सपेरिमेंटर के कहने पर लोग शॉक देते रहे, और इससे इसका रिजल्ट जो है काफी शॉकिंग रहा। लगभग 65% पार्टिसिपेंट्स जो थे मैक्सिमम 450 वोल्ट्स तक गए। ये दिखाता है कि अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल होता है। देखो, पीछे से बंदा बोलता रहा कि नहीं शॉक दो, गलत आंसर दे रहा है, शॉक दो, तो उसको लगा कि अच्छा नहीं, ये मेरे को कुछ करने के लिए कह रहा है तो मेरे को करना पड़ेगा ऐसा, वरना मैं मतलब बाहर हो जाऊंगा इससे या कुछ भी। तो अथॉरिटी फिगर की बात कितनी मान जाती है, सामने वाले का नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ते हैं इसमें रीजंस फॉर डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस क्या है। सबसे पहला है एजेंटिक स्टेट। लोग सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की है, यानी कि मैं कुछ भी करूं, अगर वो मेरे को इंसान करने के लिए कह रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा हूं, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है। लेजिटिमेसी, यानी कि अथॉरिटी को पावरफुल माना जाता है कि अरे ये तो मेरा बॉस है, इसके कहने पे करना पड़ेगा। ग्रेजुअल एस्केलेशन, छोटे स्टेप से स्टार्ट होता है ये, इसलिए मना करना मुश्किल होता है। यानी कि कोई लोग होते हैं जो मना नहीं कर पाते किसी चीज को, तो वो उनके अंदर पहले से होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम, विक्टिम दूर हो तो गिल्ट कम फील होती है। यानी कि अगर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर रहे हो किसी के कहने पे, और अगर आप उससे अटैच नहीं हो या वो आपका कुछ नहीं लगता, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग सोचते हैं डिसीजन उनका नहीं है, वो करने के लिए कह रहे हो तो इसलिए आप कर रहे हो। ओके। अब रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजीज क्या आती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप ऐसा मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो। मॉरल वैल्यूज याद रखो, इंसानियत याद रखो, अपनी अलग सोच को डेवलप करो, गलत ऑर्डर्स को जो है ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ऑलराइट, और एथिकल डिसीजन मेकिंग करो, ऑलराइट। यही होते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी होती है। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि अथॉरिटी पावरफुल होती है, लेकिन मोरालिटी और क्रिटिकल थिंकिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑलराइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ सोशल थॉट प्रोसेसिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सोशल कॉग्निशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पहले समझते हैं सोशल कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। सोशल कॉग्निशन मतलब हम सोशल वर्ल्ड को कैसे समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि आसपास हो रही चीजों को हम कैसे समझते हैं और उनसे क्या मतलब निकालते हैं। ठीक है। इसके मोड्स क्या होते हैं ऐसा सोचने के। सबसे पहला आता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ये फास्ट और एफर्टलेस थिंकिंग होती है, यानी कि बिल्कुल देखते ही समझ आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी को पुलिस यूनिफॉर्म में देखते ही आप उसे बिल्कुल अथॉरिटी मान लेते हो, कि जैसे कि कोई पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा है तो आप एकदम से रिस्पेक्टफुल मोड में आ जाओगे, है ना। तो ये होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिर आता है आपका कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। ये स्लो और केयरफुल थिंकिंग होती है। जैसे कि जब आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो तब आप सोचते हो बैठकर क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत, ऑलराइट। फिर आता है ह्यूरिस्टिक्स, दैट इज मेंटल शॉर्टकट्स। जो चीज इजिली याद आ जाए उसे हम कॉमन मान लेते हैं, यानी कि कभी पहले कुछ हुआ था तो हम उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं मेंटल शॉर्टकट्स, कि पिछली बेसिस पे जज करके हमने डिसीजन लिया, ऑलराइट। फिर आते हैं आपका डुअल प्रोसेस मॉडल। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक और कंट्रोल दोनों साथ में वर्क करते हैं। आप दोनों चीजों को सोचते हो और दोनों चीजों से सोच के डिसीजन लेते हो। ठीक है। सोर्सेज ऑफ एरर क्या आते हैं, यानी कि जब आप आसपास की चीजों समझ रहे होते हो तो क्या गलत चीज आप सोचते हो। सबसे पहला आता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी कि दूसरों के बिहेवियर को पर्सनैलिटी से एक्सप्लेन करना। यानी कि कोई लेट आया है तो वो लेजी है, जैसे कि किसी के बारे में आप कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो उसके पर्सनैलिटी के बेसिस पे, ऑलराइट। फिर आता है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। अपनी मिस्टेक्स का ब्लेम सिचुएशन पर और दूसरों की मिस्टेक्स का ब्लेम पर्सनैलिटी पर। यानी कि अगर आप लेट हो तो आप ट्रैफिक को ब्लेम करोगे, लेकिन दूसरा लेट है तो आप कहोगे कि ये तो लेट लतीफी है, ऑलराइट। ये होता है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। फिर आता है सेल्फ सर्विंग बायस, यानी कि सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना और फेलियर के लिए किसी और को बोल देना। ठीक है। कंफर्मेशन बायस, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढना जो हमारे बिलीफ, यानी कि सिर्फ उसी चीज पर विश्वास करना जो हमारे चीज को सपोर्ट करे, ऑलराइट। बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, सारे समझने की जरूरत नहीं है, 5 कर लो काफी है। जैसे कि हैलो इफेक्ट इजी है। एक पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से आप पूरे पर्सन को पॉजिटिव मान लेते हो और एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से पूरे इंसान को नेगेटिव, ऑलराइट। तो यही होते हैं कुछ सोशल कॉग्निशन प्रोसेस में हिंड्रेंस डालने के चीजें। क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है, डिफाइन कल्चर एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब द वेरियस एजेंट्स ऑफ इनकल्चरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्चर क्या है, सिंपल। देखो, कल्चर एक सोसाइटी है हमारे आसपास की, जिन लोगों के कुछ शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं और ट्रेडिशंस होते हैं। यानी कि देखो कल्चर क्या होता है, हिंदू फैमिली के अपने कल्चर होते हैं,
एक पंजाबी फैमिली के अपने कल्चर होते हैं, एक मुस्लिम फैमिली के अपने कल्चर होते हैं। अलग चीजों में मानना, अलग चीजें फॉलो करना, उनकी लैंग्वेज अलग है, प्रैक्टिसेस अलग है, इसी को हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी का लाइफस्टाइल कैसा है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाती हैं वैल्यूज, जो सोसाइटीज में इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी कि आप कैसे सोचते हो चीजों को लेकर। ठीक है, फिर आते हैं नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी के रूल्स। प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होते हैं जो लोगों को करने चाहिए, प्रोस्क्रिप्टिव होते हैं जो लोगों को नहीं करने चाहिए, फॉर्मल होते हैं जो रिटर्न होते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, और इनफॉर्मल होते हैं जो अनरिटर्न होते हैं, जैसे कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना। ऑलराइट, सिंबल्स आते हैं कल्चर में, फ्लैग, रिलीजियस साइन, ग्रीटिंग, नमस्ते, हाथ जोड़ के करना, पैर छूकर, अलग अलग। ठीक है, लैंग्वेज होती है अलग, कम्युनिकेशन का मीडियम सबका अलग होता है, सब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। रिचुअल्स एंड सेरेमनी सबकी अलग होती है, वेडिंग में होता है, रिलीजियस सेलिब्रेशन में होता है सबके रिचुअल्स। मटेरियल कल्चर, बहुत बार फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कि जैसे कि हिंदू फैमिली में साड़ी वगैरह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं मुस्लिम में नहीं, तो ये सब। ओके, बिलीफ होते हैं, यानी कि आपके आइडियाज होते हैं, आप कुछ चीजों में मानते हो, वो सब होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एनकल्चरेशन क्या होता है। देखो, एनकल्चरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी कल्चर को सीखते हैं। ये बेसिकली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है और लाइफ के एंड तक चलता है, यानी कि हम कैसे अपने कल्चर में हो रही चीजों को समझते हैं। अब एजेंट्स, यानी कि किसके थ्रू हम समझते हैं चीजें, सबसे पहले आ जाती है फैमिली। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एजेंट है, इनको आप देखते हो, यही आपको सिखाते हैं। पीयर ग्रुप आता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह। स्कूल आता है, आपको स्कूल में भी चीजें सिखाई जाती है, कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में। मास मीडिया देखकर, जैसे कि हम कहते हैं कि आप, जो लोग ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, यानी कि बाहर की सीरीज वगैरह देखते हैं, वो उसी चीज को इंटरप्रेट करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ में अपनाने लग जाते हैं, तो वो चीज। रिलीजन आपको मॉरल वैल्यू सिखाता है, आपकी ट्रेडिशन सिखाता है, आपकी कम्युनिटी जहां आप रह रहे हो वो सब सिखाता है। ठीक है, तो एक तरह मैं बोलूं तो कल्चर हमारी आइडेंटिटी बनाता है, और एनकल्चरेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एनी 2 थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। कोई भी 2 थ्योरी समझानी है। ऑलराइट, आपको पता होनी चाहिए थ्योरीज क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एट्रीब्यूशन होता क्या है। देखो, एट्रीब्यूशन का मतलब है किसी बिहेवियर या इवेंट के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करना, यानी कि किसी भी चीज का कुछ हुआ आपके सामने और आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलराइट, तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसी को हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, तो हम सोच सकते हैं ना कि क्या वो मेहनत नहीं करता था, क्या वो पढ़ता नहीं था, या फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया। क्वेश्चन करना चीजों को एट्रीब्यूशन कहलाता है। ऑलराइट, इसमें पहला मॉडल जो हम समझेंगे वो है केलीज कोवेरिएशन मॉडल। हैरल्ड केली ने दिया था ये, और इनके अकॉर्डिंग लोग बिहेवियर को समझने के लिए 3 चीजों को देखते हैं। ऑलराइट, क्या चीजें होती है वो? सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी, क्या ये बिहेवियर बार बार होता है, यानी कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ तो आप देखोगे क्या ये स्टूडेंट हर बार फेल होता है। डिस्टिंक्टिवनेस, क्या ये बिहेवियर सिर्फ एक सिचुएशन में होता है, यानी कि स्टूडेंट क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। और कंसेंसस, क्या दूसरे लोग भी सेम बिहेवियर दिखाते हैं, क्या और लोग भी उसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। अगर तो सारी क्लास फेल हो रही है तो कंसेंसस हाई होगा। इन 3 फैक्टर्स की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि रीजन इंसान है या फिर उसके आसपास क्रिएट करी गई सिचुएशन। ऑलराइट, दूसरा आपका मॉडल आ जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस थ्योरी मॉडल, जो आपको जोन्स एंड डेविस ने दिया था 1965 में। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के बिहेवियर को देखकर उनकी पर्सनालिटी के बारे में गेस लगाते हैं, यानी कि किसी ने कुछ करा तो हम कहेंगे इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। सिंपल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बिना किसी रिवॉर्ड के नीडी पर्सन की हेल्प करता है तो हम सोचते हैं कि यार ये देखो कितना जेन्युइनली, कितना अच्छा इंसान है ना। यानी बिहेवियर से हमने पर्सनालिटी बना ली कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है क्योंकि ये लोगों की हेल्प करता है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो यही होती है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी हमें समझने में हेल्प करती है कि लोग बिहेवियर के रीजन, कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, उसके रीजन कैसे सोचते हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ नोट ऑन प्रो सोशल बिहेवियर, डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड मोटिवेशंस बिहाइंड इट। पहले हम समझते हैं कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। देखो, प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब है दूसरों की हेल्प करना। वेरी इजी, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जैसे कि डोनेशन करना, ब्लड डोनेट करना, कोई सड़क पे गिर गया उसकी हेल्प करना, वॉलेंटियर करना चीजों के लिए, ये सारे एक्शन जो है सोसाइटी के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। इसे हम प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है,
इसके पीछे मोटिवेशन क्या होते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं एम्पथी, एल्ट्रूजिज्म, हाइपोथेसिस। ये आपको दिया था बैटसन ने 1981 में। इनके अकॉर्डिंग हम हेल्प करते हैं क्योंकि हमें दूसरों के दर्द का एहसास होता है। एम्पथी, सिंपथी नहीं कह रही, एम्पथी कह रही हूँ। सिंपथी होती है जब आपको दूसरों के लिए दया आती है, ऑलराइट। एम्पथी होता है जब आप फील कर सकते हो, आप उसके शूज में हो, यानी कि अगर कोई इंसान गिर गया तो आपको प्रॉपर फील हो रहा है कि इसको यहां दर्द हो रहा होगा, तो ये होता है, ठीक है। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, इसके अकॉर्डिंग कभी कभी हम हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुद बेटर फील करना होता है। हमने कोई गलतियां करी होती है तो हमें गिल्ट हो रहा होता है, और अपने आप को बेटर फील कराने के लिए हम ये वाली चीज करते हैं, ओके। फिर आती है आपकी किन सिलेक्शन थ्योरी, लोग अपने रिलेटिव्स की हेल्प ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली। फिर आता है रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, हम हेल्प करते हैं क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न हेल्प मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो कोई हेल्प करता, ओके। फिर आता है सोशल नॉर्म्स एंड पर्सनल वैल्यू, सोसाइटी भी हमें हेल्प करना सिखाती है, इसलिए भी, ऑलराइट। ये तो होगी सारी मोटिवेशन। अब देखते हैं कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं आपके प्रो सोशल बिहेवियर को। सबसे पहला आता है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। देखो, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है लटाने एंड डार्ले ने दिया था 1968 में। इसके अकॉर्डिंग जितने ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे उतनी कम चांस होती है कि कोई हेल्प करे, क्योंकि लोगों को होता है अच्छा वो कर देगा, अच्छा इतने सारे लोग तो हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा, तो बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब सोचते हैं कि कोई और हेल्प कर देगा, वही सेम, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लोग सोचते हैं हेल्प करने का बेनिफिट और रिस्क क्या है, अगर मैं हेल्प करूंगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं हेल्प करूंगा तो पुलिस मुझे क्वेश्चन करेगी, ये चीज, ओके। मूड, आप अच्छे मूड में हो तो आप लोगों की ज्यादा हेल्प करोगे। सिमिलैरिटी, हम अपने जैसे लोगों की हेल्प ज्यादा करते हैं, हमारे आप लगा लो हमारे कल्चर से है, कोई हमारे रिलीजन से है तो उनकी ज्यादा हेल्प करेंगे। टाइम प्रेशर, जल्दी में लोग हेल्प करने की पॉसिबिलिटी कम रखते हैं, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो बेसिकली प्रो सोशल बिहेवियर सोसाइटी में कोऑपरेशन और हार्मनी को इंक्रीज करता है, ओके। तो यहां हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, बचे हुए 5 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 3, ओके। तब मैं पार्ट 3 पोस्ट कर दूंगी। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे से कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ये एक पेड पीडीएफ है तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।